हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने एंगुलर डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन के बारे में डिटेल में बात किया था, और इस ट्यूटोरियल में मैं कंपोनेंट में बात करूँगा। कंपोनेंट होता क्या है और ये कैसे HTML से इंटरेक्ट करता है। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो पैकेज डॉट जेसन और एंगुलर डॉट जेसन को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मैं एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ जो लास्ट ट्यूटोरियल में उसको क्रिएट किया था। सो जैसे ही एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। सो अब एंगुलर डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। सो पैकेज डॉट जेसन में सबसे पहले ओपन कर देता हूँ, कीप ओपन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन, इसको भी कीप ओपन कर लेता हूँ। सो अब पैकेज डॉट जेसन में दो टैग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डिपेंडेंसीज एंड नेक्स्ट है डेव डिपेंडेंसीज। सो डिपेंडेंसीज क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन को सर्वर पर ले जाएंगे बिल्ड करने के बाद, मतलब कि आप इसको कहीं पर लाइव सर्वर पे इसको होस्ट करेंगे, सो वहाँ पे कौन कौन से पैकेजेस जाएंगे, तो वो सारे हमारे डिपेंडेंसीज के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज के अंदर जो पैकेजेस डिफाइंड है, दैट मीन्स कि वो आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सारे पैकेजेस का यूज़ कर रहे होंगे, या नहीं भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो आपके इंस्टॉल्ड है। उसका लॉग डॉट जेसन क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, एक्सटेंडेड फॉर्म है पैकेज डॉट जेसन का। दैट मीन्स अगर आप एंगुलर डॉट CLI का देखेंगे तो ये 12.00 है, लेकिन उससे कुछ और डिपेंडेंसीज हैं या सब पैकेजेस हैं जो कि यहाँ पे डिफाइंड होते हैं पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन के अंदर। सो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करके आप इसको सेव कर दीजिए और वापस से इसको npm इंस्टॉल करेंगे। सो क्या करेगा, यहाँ से जो भी पैकेजेस हैं वो उठाए के इस पैकेज में सब डिफाइन कर देगा, जो भी इसके सब डिपेंडेंसीज हैं। तो वो एक ये फाइल वापस से जनरेट हो जाएगी मेरी, राइट। सो ये सब काम होता है। अगर मैं इसको npm इंस्टॉल चला दूँ, तो ये फाइल वापस से जनरेट हो जाएगा। तो इसका काम होता है पैकेज और जेसन का सिर्फ यही काम है, जो आपके डिपेंडेंसीज हैं या जो पैकेजेस हैं वो सारे डिफाइन होता है। नेक्स्ट है एंगुलर डॉट जेसन के बारे में। सो ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जनरेट हुआ सक्सेसफुली। सो ये देखिए वापस सारे पैकेजेस यहाँ पे डिफाइंड हो चुके हैं। सो यही काम था हमारा पैकेज डॉट जेसन और पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन का। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब एंगुलर डॉट जेसन के बारे में देखते हैं। इस फाइल में क्या होता है, इस फाइल में वो सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं, मतलब ग्लोबली आपके इस कॉन्फ़िगरेशन इंप्लीमेंट होते हैं। चाहे आप अगर आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो ये बिल्ड में होता है, ये बिल्ड टैग है, फिर नीचे एक कॉन्फ़िगरेशन टैग है। तो ये सारे टैग हमारे पूरे सारी एप्लीकेशन ग्लोबल लेवल पे ये इंप्लीमेंट होता है। जैसे कि कोई भी थर्ड पार्टी मेरे को CSS यूज़ करनी या नेक्स्ट CSS फाइल जनरेट करनी है तो वो मैं पाथ यहाँ पे डिफाइन करूँगा। सेम विद स्क्रिप्ट, अगर मेरे पास कोई थर्ड पार्टी JS फाइल है या मैं कुछ अपनी बनाऊँगा तो वो मुझे यहाँ पे पाथ उसके डिफाइन करने पड़ेंगे, सो दैट वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाए। और कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है। सो कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि ये इन्वायरमेंट फोल्डर को भी हैंडल करता है। अभी दो ही फाइल्स हैं, एक है जो इन्वायरमेंट है, ये मेरे लोकल सिस्टम के लिए यूज़ होता है, दूसरा है ये प्रोडक्शन के लिए। लेकिन आप इसके अलावा भी बहुत सारा होता है कि अगर मुझे QA पे इसको डिप्लॉय करना है या स्टेजिंग पे करना है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इन्वायरमेंट डिफाइन करना है तो मैं और फाइल्स अपने ऐड कर सकता हूँ। तो वो भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं एंगुलर डॉट जेसन में जाके। नेक्स्ट है जब आप कंपोनेंट जनरेट करते हैं। सो कंपोनेंट क्या होता है कि एक मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। सो आप डिफ़ॉल्ट 4 फाइल जनरेट होती हैं कंपोनेंट्स की। एक है TS फाइल, spec.ts, HTML एंड CSS। सो spec.ts वो ये टेस्टिंग फाइल के लिए यूज़ होता है। सो अभी मेरे को टेस्टिंग नहीं करना है तो मैं चाहूँगा नहीं कि जनरेट हो हर कंपोनेंट के साथ। सो उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, उसको मैं स्किप कर सकता हूँ। कैसे, आप ये कमांड लिखेंगे एंगुलर कंपोनेंट्स और स्किप टेस्ट, जो उसको आप जैसे ही ट्रू करूँगा मैं इस टैग को, और नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा कंपोनेंट जनरेट होगा उसमें से ये फाइल नहीं जनरेट होगी। spec.ts हमेशा 3 फाइल ही जनरेट होंगी। और ये नेक्स्ट टैग क्या करता है, स्किप सेलेक्टर को अगर मैं ट्रू कर दूँ, सो आप अगर ये कंपोनेंट और TS फाइल ओपन करेंगे तो इसमें देख रहे हैं सेलेक्टेड टैग होता है। अगर मैं चाहता हूँ सेलेक्टेड टैग भी जनरेट ना हो, सो अब इस टैग को भी जाके आप ट्रू कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम जो भी कंपोनेंट जनरेट होंगे उनमें सेलेक्टर जनरेट नहीं होगा, सिर्फ ये टेम्पलेट URL एंड स्टाइल URL होगा, राइट। सो ये सारे काम था जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में उसको देखा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट क्या होता है और ये कंपोनेंट HTML से कैसे कम्युनिकेशन करता है। सो इसको मैं रिमूव कर दूँ। नाउ अगर आप ये कंपोनेंट देखेंगे, कंपोनेंट और HTML फाइल, इसको मैं दोनों को कीप ओपन कर लेता हूँ। सो आप टेम्पलेट URL होता है, मतलब कि कौन सा HTML इस
कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे जैसे मैं टेम्पलेट पे डिफाइन करूँगा, ये वैसे ही कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे एक दूसरे से। और HTML है तो डॉट HTML फाइल, यहाँ पे सारे HTML कंट्रोल्स ही होंगे। जैसे कि एक्सटेंशन से समझ में आ रहा है कि HTML है, मतलब यहाँ पे आप इनपुट बटन है या लिंक बटन है, एंकर बटन है, हाइपर लिंक, स्पैन, लेबल, आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। टेबल आपको बनाना है, कोई फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें हम HTML पे डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन उसका डेटा कहाँ से आएगा? रन टाइम का डेटा आएगा तो वो कंपोनेंट से जाएगा HTML पे, राइट। और ये टू वे बाइंडिंग भी होता है, मतलब HTML से कंपोनेंट पे भी ट्रैवल करेगा और कंपोनेंट से HTML पे भी डेटा हमारा ट्रैवल करेगा। सो वो इसे बोलते हैं टू वे बाइंडिंग, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। नाउ अभी क्या है कि ये सिर्फ एंगुलर 12 ही लिखा हुआ है HTML पे, तो उसको मैं एक बार रन करता हूँ, फिर उसको देखता हूँ कि क्या होता है। जी सर, सो आप अगर जैसे ही ये एक देख रहे हैं angular.io एप्लीकेशन, अगर मुझे ये पेज डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? HTML पे जाके मुझे एक ही हेडिंग बनानी होगी, फिर उसके अंदर की पैराग्राफ लिखना है, फिर नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट पैराग्राफ, ये सारा काम है। और नीचे भी देखोगे तो कुछ ऐसे ही इसका डिज़ाइन है, एक इमेज है, देन हेडिंग है, देन उसका एक पैराग्राफ है। सो वो सारी चीज़ें कहाँ डिज़ाइन होंगी? वो HTML पे डिज़ाइन होंगी, मतलब उसका पैराग्राफ है या हेडिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ डिफाइन होंगी। और जो CSS है, वो CSS अगर मुझे सिर्फ इसी कंपोनेंट के लिए ही लिखना है तो मैं app.component.css पे लिखूँगा। अगर मुझे ग्लोबली कोई CSS लिखनी है तो मैं स्टाइल के अंदर लिखूँगा, style.css के अंदर। अगर आप component.ts फाइल देखते हैं तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर CSS का भी पाथ दे रखा है, राइट। सो ये कंपाइल हो चुका है, लेट्स से। सो ये Angular 12 आ चुका है मेरे पास, 4200 पे मैंने जैसे चलाया तो Angular 12 आ गया। सो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, सो आपको इसको मैं सेव कर दूँ तो कंपाइल ऑटोमेटिकली होगा और ब्राउज़र भी मेरा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर लेटेस्ट डेटा दिख जाएगा। सो HTML पे मैं जो भी लिखूँगा वो रन टाइम पे आता रहेगा मेरा। नाउ अभी एक डेटा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे कंपोनेंट TS फाइल पे, सो ये कुछ लिखा हुआ है Angular 12, जो कि एक वेरिएबल है टाइटल, इसने होल्ड किया हुआ है डेटा। अभी मुझे डेटा अगर दिखाना है ब्राउज़र पे तो कैसे दिखाऊंगा? उसके लिए क्या होता है, एक होता है वन वे बाइंडिंग, जो कि एंगुलर में दो तरीके की बाइंडिंग होती है, एक होता है वन वे, एक होता है टू वे। सो वन वे बाइंडिंग क्या करता है, उसको यूज़ करने के लिए आप डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर और वेरिएबल को पेस्ट कर दीजिए, इसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। डबल कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं इंटरपोलेशन, और आप वेरिएबल पेस्ट करके इसको सेव कर दीजिए और आप जैसे ब्राउज़र पर जाएंगे आपको डेटा दिख जाएगा लेटेस्ट, राइट। सो अगर आप ये कंटेंट चेंज भी करते हैं और सेव कर दिए तो आपको लेटेस्ट डेटा रिफ्रेश होकर दिख जाएगा, राइट। सो ये काम होता है हमारा कि मैं डेटा HTML पर दिखा सकता हूँ अपने TS फाइल से। और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, अगर मैं API से डेटा लेकर आऊँगा, उस पर मुझे कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना है या फिर मुझे किसी कंडीशन पे किसी डेटा को हाइड वगैरह करना है, तो वो सारी कंडीशन मेरी TS फाइल पे हैंडल होती हैं। सो अभी तो एक कंपोनेंट है यहाँ पर जो कि डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट था, ऐप कंपोनेंट। अभी मैं एक कंपोनेंट और जनरेट करूँगा, फिर देखते हैं कि वो कंपोनेंट का डेटा मैं कैसे इस पर डिस्प्ले करूँगा। सो कंपोनेंट जनरेट करने के लिए क्या होता है, NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट। सो आप जनरेट भी लिख सकते हो पूरा कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन G and C एलियास में यहाँ पे यूज़ करूँगा। और अभी मैं देता हूँ कस्टमर। सो एक कस्टमर नाम का एक कंपोनेंट जनरेट करेगा 3 फाइल के साथ, क्योंकि मैंने angular.json के अंदर स्किप कर रखा है TS फाइल को। सो यहाँ पे 3 फाइल ही आई, राइट। सो एक ही आया और इसका HTML पे है, इसने कुछ डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट था वो कस्टमर वर्क है। अभी मुझे सिर्फ कस्टमर कंपोनेंट को पहले ट्रिगर करना है। अभी क्या होता है, जब मैं डेटा दिखता है फर्स्ट टाइम ब्राउज़र पे, वो दिखता है app.component का, लेकिन मुझे दिखाना है कस्टमर कंपोनेंट का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं TS model.ts फाइल ओपन करूँ तो आप इसमें देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं जितने भी कंपोनेंट ऐड करूँगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं और वो डिक्लेरेशन के अंदर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, राइट। क्योंकि CLI के थ्रू ये फैसिलिटी होती है। अगर नहीं है CLI, अगर नहीं यूज़ करते तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, लेकिन CLI ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करके और वो डिफाइन कर देता है डिक्लेरेशन के अंदर। सो अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि जो बूटस्ट्रैप होता है वो ऐप कंपोनेंट है, मतलब जो सबसे पहले कंपोनेंट दिखेगा वो ऐप कंपोनेंट दिखेगा। सो मुझे सबसे पहले यहीं पर चेंज करना है। तो मुझे अगर दिखाना है कस्टमर कंपोनेंट तो मैं ये चेंज कर दूँगा, सेव। नेक्स्ट index.html ओपन करेंगे तो इसमें एक चीज़ और देख रहे होंगे, बॉडी के अंदर जो डिफाइन किया गया है वो सेलेक्टर एक डिफाइन किया गया है। कौन सा सेलेक्टर है ये app.component का सेलेक्टर है।
सेम यही चीज़ डिफाइंड है यहाँ पर, इसी वजह से ये टेक्स्ट मुझे सबसे पहले दिखता है। अभी मुझे कस्टमर कंपोनेंट का दिखाना है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टर नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि एंगुलर डॉट जेसन के अंदर मैंने सेलेक्टर को भी स्किप कर दिया है। इसको मुझे फॉल्स करना है ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट कंपोनेंट जनरेट करूँ तो मुझे इसका सेलेक्टर आ जाए, लेकिन अभी इसमें नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मैं मैन्युअली डिफाइन कर देता हूँ। सो मैन्युअली डिफाइन करने के बजाय आप ये कॉपी कर लीजिए सो दैट स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो, फर्स्ट टाइम में ही सही हो जाए। सो आप इसको डिफाइन कीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए आप इसको, कस्टमर ऐप। अब ये कॉपी कर लीजिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को। अब index.html पे आके इस चीज़ को हटा के और इसको एज एन टैग यूज़ करें, इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, स्टेटस में आ गया। क्या करा मैंने, कस्टमर सेलेक्टर डिफाइन किया क्योंकि सेलेक्टेड नहीं था। अगर होता डिफ़ॉल्ट तो आप ये कॉपी करते हैं और index.html में इसको पेस्ट कर देता है। और दूसरा चेंज क्या किया गया है, पहले यहाँ पे ऐप.कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप था, मैंने अपने कस्टमर कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करवा दिया है। अब आप ng सर्व लिखिए और फिर हम इसको लेटेस्ट देखते हैं। सो ये ng सर्व अभी चलाया है, कंपाइल्ड होगा, बंडल वगैरह बनेगा। सो अभी आपको कोई भी इशू है या कोई भी लास्ट ट्यूटोरियल से कोई भी इशू होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए क्वेश्चन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो चुका है। सो लेट्स सी, और इसको आप रिफ्रेश करेंगे। सो कस्टमर वर्क लिख कर आ गया, जो कि ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, वो ऐप कंपोनेंट का है, राइट। सो इस तरीके से मैं अपने डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे एक चीज़ और करना है यहाँ पे, कस्टमर कंपोनेंट के साथ ही साथ मुझे ऐप.कंपोनेंट का भी डेटा दिखाना है। सो वो क्या हो, वो कैसे दिखाएगा, वो बहुत इजी है। जो सेलेक्टर मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, सेम सेलेक्टर मुझे ऐप.कंपोनेंट.html पे यूज़ करना है। इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे और ये सेव। और फिर आप अगर यहाँ पे देखेंगे जाके, आपको दोनों डेटा दिख जाएगा एक बार में। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद पेस्ट हो चुका है। एक्चुअली मुझे ऐप कंपोनेंट का पेस्ट करना था तो मैंने कस्टमर का ही उठा के कर दिया। मुझे ऐप कंपोनेंट का सेलेक्टर कॉपी करना था, इसी वजह से ये लूप में चला गया। ऐप रूट ये कॉपी करना है और customer.html पे आके कस्टमर जो मैं सेलेक्टर भी पेस्ट किया था वो तो ऑलरेडी कस्टमर का ही था। मुझे ऐप कंपोनेंट का डेटा दिखाना है, इसको सेव करते हैं एंड ये रिफ्रेश होके कंपाइल हो चुका है। सो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप तो आपको डेटा दिख जाएगा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो चुका है। तो मुझे दोनों का डेटा दिख गया, कस्टमर कंपोनेंट का जो कि डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बनाया है और ऐप कंपोनेंट का डेटा नीचे आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से मोर देन वन कंपोनेंट का डेटा भी मैं एक कंपोनेंट पे दिखा सकता हूँ। सो एट द एंड रिजल्ट क्या है कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को, मतलब उसको HTML टू HTML अगर कम्युनिकेशन कराना है सो यूजिंग सेलेक्टर होगा। और अगर कंपोनेंट टू कंपोनेंट मतलब .ts फाइल को अगर कम्युनिकेशन कराना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आके वो चीज़ मुझे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐप कंपोनेंट को .ts फाइल पे यूज़ करना होगा तो मुझे यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना होगा, अदरवाइज़ HTML पे यूज़ करने के लिए सीधे से सेलेक्टर से यूज़ करूँगा। सो ये इसका यूज़ होता है सेलेक्टर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस करंट और रिगार्डिंग माई प्रीवियस ट्यूटोरियल, प्लीज़ मेंशन द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।